तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा हम डिस्कस कर रहे थे और कुछ छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको एक बार हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने आपसे कहा कि एसएचएम जब हम बात करते हैं तो वो हमारा एक साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो मैं अभी एक फंक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे, फंक्शन ऑफ टाइम। सपोज मैंने इसे लिखा ए साइन ओमेगा टी। अब मैथ्स के हिसाब से ये फंक्शन है और फिजिक्स में ये हमारी एसएचएम की इक्वेशन आ गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। या हम एक और भी लिख सकते हैं, इसको मैं कुछ और फंक्शन कर दूं, F1 कर देता हूं इसको। चलिए, इसको मैं कह देता हूं ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, जनरल में अगर लिखूं तो कॉस ओमेगा टी प्लस 5 भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब अगर मैं कहूं ये दोनों फंक्शन मैंने ऐड कर दिए तो इसको कहते हैं लीनियर। इसको रट लेना, जो रिजल्ट आएगा बेटा। हाँ, अभी तो समझेंगे बट इसको रट लेंगे हम। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन एंड कोसाइन फंक्शन हो सकता है आपने मैथ्स में से पढ़ा भी हो। जैसे अगर मैं कहूं अब मेरे पास एक नया फंक्शन आ गया, इसको मैं F1 F2 कह देता हूं। चलिए, Ft इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। F2 को भी चलिए ये भी चेंज कर लेते हैं, यहां पे मैं बी लिख दूं। चलिए, ओके, F1 प्लस F2 मेरा हो गया ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। क्लियर? तो पहले इसका रिजल्ट आपको बता देता हूं। ये रिजल्ट हमारा आता है, एक कांस्टेंट ले लेते हैं डी, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस 5। हाँ, पहले इसको समझिएगा, यहां पर जो मेरा फाई है वो फेज डिफरेंस एक आ जाएगा। ठीक, उसको फाई को कहेंगे फेज डिफरेंस। और ये डी की वैल्यू जो आती है, इसको लिख लीजिएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में टेन फाई की वैल्यू आ जाती है बी बाई ए। कैसे आएगी वो भी बता रहा हूं आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा इसका प्रूफ भी देख लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए मैं इस इक्वेशन को, जो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी है, इसको मैं कुछ चेंज करता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड कर दिया। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। साइन ओमेगा टी प्लस, यहां पे मैं लिख देता हूं बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये लिख सकता हूं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब देखिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया जिसमें मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका एंगल मैंने आपको दिया है फाई, ये वैल्यू बी और ये वैल्यू ए। कुछ बात समझ में आई? अब अगर आप देखें तो यहां से मेरे पास साइन फाई की वैल्यू हो गई बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस फाई की वैल्यू हो गई ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें हमें क्लास 10 से आती हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूं। देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा ये वैल्यू मेरे पास हो गई साइन ओमेगा टी कॉस फाई। पाई मैंने माना है, पाई मैंने माना है, ये बिल्कुल ये एंगल मेरे पास, ये अजम्पशन मेरा है, प्योर अजम्पशन मेरा है। मेरे पास तो सिर्फ ए और बी था, मैंने देखा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर मैं ए और बी आर्म्स ले लूं जो 90 डिग्री फॉर्म कर रही हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज अगर मेरा ये है तो मेरे को कॉस फाई साइन फाई की वैल्यू मिल गई। बहुत बढ़िया। अब आपने कहा सर हम आगे बढ़े, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी साइन फाई, सेकंड वाले टर्म को देखिएगा, ये इसके बराबर हो गया। और इसी को मैंने क्या लिखा है, डी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ बात समझ में आई? तो जो मेरा रिजल्टेंट फंक्शन आया, दो फंक्शन को ऐड करके, वो क्या आ गया? डी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां डी की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और टेन पाई की वैल्यू बी बाई ए है। नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए एक एग्जांपल देख रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे को एक फंक्शन दिया गया या एसएचएम दिया गया, y इज इक्वल टू 3 cos 2t प्लस 4 sin 2t। ओके, y इज इक्वल टू 3 cos 2t प्लस 4 sin 2t मीटर, ये मेरे को दिया गया है। ये डिस्प्लेसमेंट है मेरा। आपको फाइंड करना है इसका एम्पलीट्यूड क्या है। आपको बताना है क्या ये एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले तो ये फाइंड आउट कीजिए। फिर अगर कर रहा है तो ये एम्पलीट्यूड क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, फिर आपको बताना है इसमें वी मैक्स क्या है, और फिर आपको बताना है इसका ए मैक्स क्या है। ठीक है, और किसी पोजीशन या किसी टाइम पर भी आपसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है, बट अभी मैं वो क्वेश्चंस आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस में आपको करा चुका हूं। मेरा पर्पस इस समय आपको यह है कि इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या ये एसएचएम करेगी या नहीं करेगी। ठीक, तो अब देखिए ये किस फॉर्म में है। अभी अभी मैंने वो फॉर्म आपको लिखाया था। ये मेरे पास है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। जल्दीबाजी मत कीजिएगा। अगर मैंने आपको y ऐसे लिख के दिया था तो मुझे थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मैं क्या लिखूंगा, फाइन 4 sin 2t प्लस 3 cos 2t। क्या ऐसे लिख सकता हूं? ओके, अब मैंने आपसे कहा कि भाई ये क्या हो गया, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHM। ये समझ में आया बेटा? हाँ, साइन एंड कोसाइन फंक्शन हो गया। साइन एंड कोसाइन फंक्शन क्या होते हैं, एसएचएम होते हैं। तो एक एसएचएम आपका ये ए साइन ओमेगा टी वाला, दूसरा एसएचएम आपका बी कॉस ओमेगा टी वाला। कंडीशन क्या है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो मैं रिजल्टेंट डायरेक्टली लिख सकता हूं। मैंने आपसे कहा था डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये 5 आ जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। समझ में आया? और tan फाई की वैल्यू, tan फाई की वैल्यू 3/4 आ गई होगी। 3/4 का मतलब मेरा एंगल 53 डिग्री। ओ ओ ओ 53 नहीं, 53 नहीं, 37। चेक कर लो, चेक कर लो, 37 डिग्री। ये बात समझ में आई? ओके, तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये मेरी रिजल्टेंट होगी। यहाँ पे tan फाई कितना है मेरा, tan फाई की वैल्यू 3/4 या फाई इज इक्वल टू 37 डिग्री। रेडियन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 37/360 इंटू 2 पाई। क्लियर है? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब ये हमने स्टेप निकाल लिया। अब अगर मेरे पास कोई एसएचएम इस फॉर्म में है, इसका मतलब ये भी तो एसएचएम कर रहा होगा। ठीक है, तो आज के बाद याद रखिएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम इज ऑल्सो एन एसएचएम। चाहे तो लिख लीजिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम इज ऑल्सो एन एसएचएम। अब पूछा क्या गया आपसे, एम्पलीट्यूड कितना है, तो आपने कहा एम्पलीट्यूड ये वाला 5 हो गया एम्पलीट्यूड। कुछ बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया, एम्पलीट्यूड आपने 5 बताया। फिर आपसे पूछा गया टाइम पीरियड क्या है। ठीक, तो ओमेगा कितनी आई भाई, ओमेगा तो वही रही ना, 2 हो गया, यहाँ पे 2t आएगी। ओके, तो टाइम पीरियड आपका हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन 2 रेडियन पर सेकेंड, तो ये पाई सेकेंड्स आ गया। चेक कर लीजिए जरा, पाई सेकेंड मेरा टाइम पीरियड आ रहा है। बहुत बढ़िया। वी मैक्स क्या होता है, वी मैक्स आपका होता है ए ओमेगा। किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, एम्पलीट्यूड आपको पता है 5, ओमेगा आपको पता है 5, तो 5 पाई मीटर पर सेकेंड ये मेरी स्पीड आ गई।
हम्म। अच्छा अच्छा, एक मिनट, सॉरी। ओमेगा ओमेगा कितना है? ओमेगा 2 है बेटा, ओमेगा 2 है। 5 into 2, अरे ये टाइम पीरियड पाए, ओमेगा तो 2 आया ना। बिल्कुल ठीक। तो 5 into 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, मैंने ओमेगा की वैल्यू पाई रख दी थी। पाई तो हमारा टाइम पीरियड आया, बहुत अच्छे। ए मैक्स कितना आ गया? ए मैक्स ए ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ये आपका आ जाएगा 5 into 2 स्क्वायर दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जहां पे आपको बहुत आसान सा है। अब ये आपका कहां पे होगा? ये वेव में आएगा, ये आपका एसी में मिलेगा आपको। क्लास 12th में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। एक एग्जांपल और देख रहे हैं बेटा, यहां पर हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 20 + x - 2 होल स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ये है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमें दी हुई है 36 जूल। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो हमसे कहा गया कि पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है 20 + x - 2 होल स्क्वायर। यहां पर u जो है वो जूल्स में है, हाँ जूल में, और हमारे पास जो x है वो मीटर में, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी यानी ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यूनिट की हमें चिंता नहीं करनी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी 36 जूल दी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वेदर दिस मोशन इज एसएचएम और नॉट, वेदर दिस मोशन इज एसएचएम और नॉट। पहला पार्ट तो ये, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपको दी गई और आपसे पूछा गया कि भाई ये बता दो कि एसएचएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, मीन पोजीशन क्या है? अगर एसएचएम हो रहा है तो मीन पोजीशन क्या है? अब मीन पोजीशन पूछ रहा हूं, इसका मतलब एसएचएम हो रहा होगा, लेकिन हाँ प्रूफ तो आपको करना पड़ेगा। ओहो, आंसर मैंने लिख दिया पहले। मीन पोजीशन क्या है, और फिर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है। तो ये तीन चीजें आपको बतानी है। क्लियर? अब जरा इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने आपसे कहा था कि एसएचएम आपको पता करना है तो क्या करना होता है। एसएचएम पता करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, आपका एफ जो है वो -kx होना चाहिए। इसके अलावा हाँ, दूसरा आप ये कह सकते हैं कि आपकी एक्स की इक्वेशन a sin ओमेगा t + 5 या a cos ओमेगा t + 5 आ जाए, तब भी आप कह सकते हैं एसएचएम है, ठीक है। तो दो तीन तरीके हैं, मतलब इसमें मेन जो है, ये रिजल्ट कहां से आया था? ये रिजल्ट हमने यहीं से निकाला था, f = -kx से। तो f = -kx नेसेसरी कंडीशन भी है और सफिशिएंट भी है, यानी एक आपने चेक कर लिया, उसके बाद आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक। आपको दिया क्या हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको थोड़ा सा भी वर्क पावर एनर्जी से कुछ याद हो, तो हमने आपसे कहा था कि F = -du/dx होता है। याद आया? F = -du/dx, और यहां से अगर आप फोर्स कैलकुलेट करें, आपको पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, तो आप कहेंगे -d/dx ऑफ 20 + x - 2 होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है बस आप, ठीक है। अब देखिए, d/dx ऑफ 20 करेंगे, 0 आ जाएगा, -d/dx ऑफ x - 2 होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x - 2, ये आपका आ जाएगा। चेक कीजिए जरा, -2x - 2, ये मेरा फोर्स आ गया, ठीक है। और F = -kx के साथ आप इसे कंपेयर कर देंगे, तो ये आपका SHM करेगा, बिकॉज ये आपकी इक्वेशन -kx है, ठीक है। अब SHM हो गया, पहला पार्ट आ गया। अब आपसे पूछा गया मीन पोजीशन। मीन पोजीशन होती है x = 0। इस x की जगह हमने क्या लिया हुआ है? x - 2 = 0। इसका मतलब मेरी मीन पोजीशन क्या आ गई? x = 2, ठीक है।
तो x इज इक्वल टू 2 मेरी मीन पोजीशन आ गई। अभी और इंटरेस्टिंग खत्म नहीं हुआ बेटा। अब आप मुझे बताइए u मीन पोजीशन क्या है। मीन पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 वैल्यू रखो। देखो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है। तो ये वैल्यू हमारी आएगी 20 प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। एक्स की जगह क्या रखेंगे 2, तो ये आपकी आ जाएगी 20 जूल। ये बात समझ में आई बेटा। अब जरा सी समझो, एक्स की आप कुछ भी वैल्यू डालो हमेशा आपकी पोटेंशियल एनर्जी 20 से ज्यादा आएगी, बिकॉज एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये आपकी मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान रखना, आज के बाद रेफरेंस पॉइंट हम 0 लेते हैं, बट ऐसा कंपल्शन नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज मिनिमम। ये याद रखना, ठीक है। हाँ, अब आप रेफरेंस के लिए उसे 0 ले लेंगे तो हमेशा आपकी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये पोजीशन आपकी रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट को आप चाहो तो 0 ले लो और चाहो तो आप इसे कुछ और मान लो। ठीक, इस केस में आपने क्या माना 20 जूल। इस केस में आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल थी। दोनों साइड आप एक्स में मूव करेंगे, प्लस एक्स जाए चाहे माइनस एक्स जाए, आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ओके। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि भाई ये क्या होगा। अब जरा सोचो कि आपको मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। इसमें होता क्या है, जनरली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 36 जूल हमें क्या दी हुई है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए। यस, हमें दी हुई है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। दिमाग में क्या आता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, ओ काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस में जब आपको पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 0 नहीं दी हुई है तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 है तो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच में कन्वर्ट हो रही होगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जब 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर क्योंकि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 20 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ये समझ में आया। तो यहां से आप कह सकते हैं 36 माइनस 20 दैट इज 16 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मेरी जो आई, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होती है, मीन पे। मीन पे पोटेंशियल निकालिए, टोटल मैकेनिकल आपको पता है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी मीन भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मीन दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट मीन। क्लियर, दोनों वे से आप इसे कर सकते हैं। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब बेटा बात करेंगे फेज को समझने की। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक सर्कुलर मोशन के साथ इसे रिलेट कर रहा हूं। ये मैंने एक सर्कल दिखाया और मैंने अपने एक पार्टिकल को अभी बिल्कुल बॉटम मोस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है। ओके, ये मेरा सेंटर रहा और इसको मैं एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करा रहा हूं। ओमेगा मैंने आपसे कहा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं किसी भी डायमीटर के अक्रॉस, मैंने आपसे कहा था, तो अभी मैं जिस डायमीटर के अक्रॉस ले रहा हूं वो ये रहा। हाँ, आप कहेंगे सर ये डायमीटर नहीं है, बिल्कुल ये डायमीटर के पैरेलल है बेटा। तो मैं नीचे उसको दिखा रहा हूं बट मैं इसे डायमीटर पे भी ले सकता था। क्लियर,
देखिएगा देखिएगा, ये देखिए ना, मैं ऐसे भी तो लाइन खींच सकता हूँ। बिल्कुल, ये ग्रीन लाइन मैंने आपको खींच के दे दी। तो ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन दोनों पैरेलल हैं। शैडो लेंगे, चाहे ग्रीन लाइन पे ले लीजिए चाहे ब्लैक लाइन पे ले लीजिए। तो ग्रीन लाइन को मैं अभी यहां से गायब कर रहा हूं। ओके, तो अभी मेरा एजम्पशन जो है उसमें मैं रेफरेंस पॉइंट कहां पे ले रहा हूं, बता रहा हूं आपको। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट यानी मैं जब भी बात करूंगा मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरी जो भी मोशन शुरू हो रहा है वो यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, और मेरा पार्टिकल आगे जा रहा है। तो थोड़े टाइम के बाद, लेट्स से एट टाइम टी, ये यहां कहीं पहुंच गया होगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूं तो मेरा जो पोजीशन आएगी वो ये पोजीशन आएगी, इसे मैं कहूंगा एक्स, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये कैसे आएगी, ये रेड कलर की जो मैंने लाइन आपको दिखाई। ओके, ये एंगल थीटा जो है, ये थीटा कितना हो चुका होगा, ओमेगा टी, क्योंकि टी टाइम बाद की बात है। तो आपने कहा सर हमारे जो x की वैल्यू हुई वो आ गई a साइन ओमेगा टी, जहां पर a जो है वो एम्पलीट्यूड है। अब बहुत ध्यान से समझना, एम्पलीट्यूड है क्या बेटा, आपका जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचेगा, मैं रेड कलर से ब्लू कलर से आपको दिखा दूं यहां पे, क्लियर। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा और इसे हम कहेंगे ए। ये समझ में आ गया। ओके, अब ये हमारा बना x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। एक बार फिर से इसे देखेंगे, ये सबको क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब देखिएगा, अब हमारा एजम्पशन ये है कि हमारा जो पार्टिकल है वो t इज इक्वल टू 0 पे यहां कहीं है। ए पोजीशन मैंने यहां दी आपको, बहुत ध्यान से इसको समझना बेटा, ठीक है। हाँ, ये पहले से कुछ आगे है और लेट से ये डिस्टेंस मेरा है फाइव, पहले से ये फाइव एंगल बना रहा है, ठीक है। अभी भी मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है, समझिएगा, रेफरेंस पॉइंट का मतलब जहां से मैं सोच रहा हूं कि ये चली हैं चीजें, तो मैं हमेशा किसके टर्म्स में देख रहा हूं, इस मीन पोजीशन के टर्म्स में, ठीक। तो अब मैंने आपसे कहा कि कुछ टाइम बाद ये थोड़ा आगे कहीं पहुंच गया होगा। तो ये पार्टिकल ने अब जो एंगल बनाया, ये वाला जो नया एंगल बना ना ए और बी के बीच का, ये मेरा हो गया सी ए और सी बी के बीच का जो एंगल है वो ओमेगा टी हो गया। टी टाइम के बाद आगे बढ़ा। ये बात समझ में आई आपको। हाँ, मैं आपको कलर से दिखाऊं बेटा, ये जो ब्लू कलर का एंगल आपको दिख रहा है ना, ये एंगल ओमेगा इंटू टी हो गया। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कहां से लेंगे, मीन पोजीशन से ही तो लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट आपका यहां कहीं पे आ रहा होगा, ये आपका x हो जाएगा आफ्टर टाइम t। तो आप x को क्या लिखेंगे, अब मुझे बता दीजिए x को क्या लिखेंगे। अब आपके पास इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है, यहां आपने c लिखा हुआ है, यहां आपने b लिखा हुआ है। ये जो आपका एंगल है ये आपका हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ बात समझ में आई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन जहां पर शुरू हुआ है, आपके रेफरेंस पॉइंट से वो पोजीशन कुछ आगे है, आपके रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस हमने क्या लिया होता, सेंटर, मीन पोजीशन को रेफरेंस लिया हुआ। कल अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था अगर मीन पोजीशन से कहानी शुरू हो रही है तो हम कहेंगे साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये मीन पोजीशन से शुरू नहीं हो रही है तो हम कहेंगे साइन ओमेगा टी प्लस सम एंगल। तो यहां पे मेरा आ जाएगा प्लस फाइव। कुछ बात समझ में आई। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फेज है, हाँ, वो एंगल है रेफरेंस पॉइंट से टी टाइम के बाद। तो ये टी टाइम के बाद हमें क्या बताएगा, ये हमें हमारी पोजीशन बताएगा, ये हमें हमारी वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों आ जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि फेज क्या है। फेज किसी भी टाइम पर हमें हमारे पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी या मोशन की डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब इस ओमेगा टी प्लस फाइव को ही हमने कहा है फेज।
अब अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट करूं, यानी ये कब की बात हो गई, इनिशियल बात हो गई, जब आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ, है ना। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे हमारे पास ओमेगा इंटू 0 प्लस फाइव आ गया, तो फाइव को अब हम क्या कह देंगे, फाइव को हम कह देंगे इनिशियल फेज। जब आपका मोशन स्टार्ट हुआ उस समय आपका पार्टिकल कहां पर था, ये कहानी है, ठीक है। अच्छा, अब इसी को एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरा पार्टिकल जो है वो यहां कहीं पे, ठीक। अब इसको लिखने के दो तरीके, एक तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मेरा रेफरेंस पॉइंट मीन है, रेफरेंस पॉइंट मीन है, और मेरा एम्पलीट्यूड मुझे ए दिया हुआ है, यानी ये जो सर्कल है इसका रेडियस मुझे ए दिया हुआ है, ठीक। आपने कहा बिल्कुल सही, ये ब्लू रेफरेंस पॉइंट से आपका जो एंगल बन चुका है वो 90 डिग्री बन चुका है। 90 डिग्री को अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो π/2 आ जाएगा, ठीक। तो आप कहेंगे सर ये पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट से π/2 रेडियन आगे है, तो इसका इनिशियल फेज पाई क्या हो गया, π/2 रेडियन। कुछ बात समझ में आई। तो अब मैंने आपसे कहा कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। देखिए, आपने क्या माना, ये कहां से स्टार्ट हुआ, मीन पोजीशन, रेफरेंस मीन है, t इज इक्वल टू 0, आपका ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसको ऐसे समझ लो कि एक क्लास शुरू हो चुकी, किसी ने लेट एंट्री ली, तो हमने जब क्लास शुरू की तो हमने मोशन स्टार्ट कराया था मीन पोजीशन से, जब तक जिस लेट जो भी आया उसने एंट्री की तब तक पार्टिकल यहां पे पहुंच चुका था। तो उस बंदे के लिए मोशन कहां स्टार्ट हुआ, उसका टाइम तो अभी शुरू हुआ ना, उसने तो क्लास में अभी एंट्री ली, क्लास पहले शुरू हो गई थी वो बात अलग है, लेकिन उसकी एंट्री तो अभी अभी ताजा ताजा हुई। तो उसने कहा सर मेरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक। अब दो तरीके हैं, एक वो कहे कि सर मैं क्लास के साथ बिल्कुल चलना चाहता हूं, तो हम उससे कहेंगे कि इक्वेशन क्या बनेगी, ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि वो आगे है इसलिए π/2। ये बात समझ में आई, ये हमारी इक्वेशन बनी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इतना चल चुका आगे, ठीक। और अगर हम ये मान लें कि हमारा रेफरेंस पॉइंट ये ही है, एक्सट्रीम वाला, तो जो इसका रिजल्ट आया ना, ये देखिए रिजल्ट आ गया ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी रेफरेंस पॉइंट। अगर आपने इसे मान लिया तो आप कहोगे अब तो कोई इनिशियल फेज है नहीं, इनिशियल फेज 0 हो गया। इसको ध्यान से समझना बेटा, मैंने आपसे कहा आप में से जो बंदा लेट आया था ना, उसने कहा नहीं नहीं सर मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, मैं पहले था ही नहीं, तो मुझे क्या पता कि पहले क्या हुआ, मेरे लिए कोई इनिशियल फेज नहीं, मेरे लिए तो ऑब्जर्वेशन अभी शुरू हो रहा है। तो उसने क्या इक्वेशन दी, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये दोनों ही इक्वेशन बराबर, ये दोनों इक्वेशन एक ही बात कहेंगी इस पार्टिकल के बारे में, क्योंकि ये एक ही पार्टिकल के दो अलग अलग लोगों के देखने का तरीका है। एक ने कब देखा, उसके लिए मोशन यहां स्टार्ट हो चुका था, उसका टाइम अलग चल रहा था। इन वाले सज्जन का टाइम अलग चल रहा था क्योंकि ये लेट आए थे, इन्होंने कहा सर मेरा टाइम तो अलग चल रहा है, तो इसलिए इनके पास ये इक्वेशन डिफरेंट आई। बट अगर आप देखेंगे दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, तो ये पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो एग्जैक्टली सेम मिलेगी। समझ में आ गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले, आपसे कहा जाए कि फेज डिफरेंस पता करना है, जब भी कहा जाए फेज डिफरेंस, ठीक है, तो याद रखिएगा या तो आपकी दोनों इक्वेशन साइन में होनी चाहिए या दोनों इक्वेशन कॉस में होनी चाहिए जिनका आप डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं एक को साइन में लिया एक को कॉस में लिया। हाँ, अब जरा समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं इसका फेज क्या है, ये इसको मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं, ए इक्वेशन का फेज क्या है, आप कहेंगे सर ओमेगा टी प्लस π/2 है। अब मैंने आपसे पूछा बी का फेज क्या है,
ए के बारे में कोई बात नहीं, मैंने कहा बी का फेस क्या है, अलग अलग क्वेश्चन है। बी का फेस क्या है, आप कहोगे बी का फेस ओमेगा टी है, लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा फेस डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, तो आपको पहले इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, तभी आप फेज डिफरेंस बता पाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अरे दोनों तो एक ही हैं, दोनों में फेज डिफरेंस 0 है, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लो। ओके, फेज डिफरेंस मैंने आपसे कहा 0 है। चलिए इसको इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने एक रॉड ली, ठीक है, और मैंने क्लास के एक स्टूडेंट एक्स थे और दूसरे स्टूडेंट वाई थे। मैंने दोनों से कहा इनकी आप मुझे लेंथ बता दीजिए। तो एक ने मुझसे कहा सर लेंथ जो है वो 100 मिलीमीटर, ठीक है, और जो सेकंड थे उन्होंने कहा सर लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे इनका डिफरेंस बता दो, तो क्या आप 90 कहोगे इसे? नहीं कहोगे, क्यों? क्योंकि आपकी ये यूनिट जो है ये डिफरेंट है, दोनों ने अलग अलग स्केल पे इसको किया हुआ है, दोनों का जो रेफरेंस है वो डिफरेंट है। वही चीज यहां पर बेटा, अगर हम रेफरेंस को सेम नहीं करेंगे तो हम डिफरेंस कैसे निकाल पाएंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम एज्यूम करेंगे, दोनों जो भी इक्वेशन बना रहे हैं हम एज्यूम करेंगे कि दोनों का रेफरेंस पॉइंट सेम है। तो रेफरेंस पॉइंट सेम होने का मतलब मीन से अगर चलेगा, मीन पोजीशन रेफरेंस अगर लेंगे तो हमेशा इक्वेशन बनेगी साइन की, और एक्सट्रीम अगर रेफरेंस लेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन रेफरेंस है तो इक्वेशन बनेगी कॉस की। ये समझ में आ रहा है? चाहे नेगेटिव एक्सट्रीम से चले चाहे पॉजिटिव एक्सट्रीम से चले, इक्वेशन हमेशा कॉस की आएगी। ओके, तो फेज आपको क्लियर हुआ। एक और चीज देखते हैं। देखिए कई बार होता है कि जैसे आपको एक फंक्शन दे दें, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं। एक फंक्शन मैंने आपको दिया और मैंने आपसे कहा साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी प्लस साइन 3 ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये तीन अलग अलग फंक्शन का सम है, तो मैं इसे ऐसा कह सकता हूं f1t प्लस f2t प्लस f3t, ठीक है। ये बात समझ में आई? आपने कहा f1 जो है वो साइन ओमेगा टी है, f2 जो है वो साइन 2 ओमेगा टी है, f3 जो है वो साइन 3 ओमेगा टी। अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन की फ्रीक्वेंसी की बात करें, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी जब मैं कहूं तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, डिपेंड करेगा मैंने आपसे एफ पूछा है या ओमेगा पूछा है, दोनों को ही फ्रीक्वेंसी यूज कर लिया जाता है। वैसे एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी है, बट अगर आपको जो है यूनिट देखनी पड़ेगी, हर्ट्ज में दिया तो एफ, रेडियन पर सेकंड में दिया तो ओमेगा, ठीक है। अच्छा जल्दी से मुझे बता दीजिए इनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या होगी। ओके, आपने कहा ये ओमेगा है, बिल्कुल सही। सेकंड वाले की 2 ओमेगा है और थर्ड वाले की 3 ओमेगा, क्या बात, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं आपसे पूछूं टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड आप कहेंगे सर इसका 2 पाई बाय ओमेगा आ गया, इसका 2 पाई बाय 2 ओमेगा आ गया, और इसका 2 पाई बाय 3 ओमेगा आ गया। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बता दो कि इनका कॉमन टाइम पीरियड क्या है, कॉमन टाइम पीरियड, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों ने मैथ्स वगैरह में किए हों कि वो एक बंदा स्टार्ट करता है सर्कुलर मोशन में, उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरा 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, फिर एक 20 से चल रहा है ना? किए ऐसे क्वेश्चन? नहीं किए? ओके चलिए देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एक 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक।
हाँ, और रेडियस भी ले लेते हैं। चलिए रेडियस, सरकमफ्रेंस दे देता हूँ आपको। चलिए सरकमफ्रेंस 220 मीटर। ठीक, तो टाइम पीरियड क्या हो गया? एक का टाइम पीरियड 22 सेकेंड हो गया और दूसरे का टाइम पीरियड 44 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो अगर मैं कॉमन टाइम पीरियड कहूं तो क्या होगा? दो पार्टिकल चल रहे हैं अलग अलग, कॉमन टाइम पीरियड क्या होगा भाई? एक ने जब, सोचो सोचो, इसको ऐसे लो ना, 10 मीटर पर सेकंड वाला ज्यादा तेज चल रहा होगा। 10 मीटर पर सेकंड वाला जब यहां पे पहुंचा है तो ये 5 मीटर पर सेकंड वाला तो इधर ही पहुंचा। ठीक है, तो हाँ, जब ये इधर एक चक्कर लगाएगा तब तक इसने दो चक्कर लगा चुके होंगे, तो यहां पे आके फिर दोनों साथ साथ रिपीट कर रहे होंगे। कुछ बात समझ में आई? तो इसका जो कॉमन टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा? बिल्कुल, वो कब साथ में मिलेंगे? एक साथ शुरू किया, दोनों ने स्टार्टिंग पोजीशन सेम थी, दोबारा दोनों कब एक साथ हो जाएंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले किए हुए है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका आंसर आ गया 44 सेकेंड। ठीक है, ये तो सिंपल सा मैंने आपको बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब होता क्या है वैसे, कैसे आप इन क्वेश्चंस को करेंगे? अच्छा, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक 11 सेकेंड है, दूसरा जो है वो 5 सेकेंड है। अब क्या होगा? 11 सेकेंड है और एक 5 सेकेंड, टाइम पीरियड T1 T2। अब क्या होगा ये बताइए। हाँ, ये 55 आ जाएगा ना। देखिए, जब कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो इस तरह का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। 55 कैसे आया? एलसीएम है, 11 और 5 का एलसीएम है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको टाइम पीरियड T1 T2 T3 दिए हो और आपसे कॉमन टाइम पीरियड पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? उनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो बस आपको यही करना है। तो आप क्या कीजिए, इस पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2π/ω। तो कॉमन टाइम पीरियड आपका 2π/ω। ठीक है, हाँ, जब भी फ्रैक्शन में ऐसे दिया हो ना तो कैसे करते हैं भाई? इसको आप देखो देखो देखो, 2π/ω को क्या लिख सकते हैं? 6π/6ω लिख सकते हो। ओके, 2π/2ω को क्या लिख सकते हो? नहीं नहीं, पहले वाले को 6π/3ω, सॉरी, 2π/ω, 6π/3ω। ओके, अच्छा, हमें 6 करना पड़ेगा तो एक काम करते हैं, इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12π/6ω लिख लो, 12π/6ω। ठीक है, ओके, फिर इसको क्या लिखें? 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6π/6ω। ओके, और फिर आपका 2π/3ω को क्या लिख सकते हैं? 4π/2। ठीक है जी, ये लिख सकते हैं 4π/6ω, 4π/6ω। क्लियर? 12π, 6π और 4π, 12π, 6π और 4π, मतलब ये फ्रैक्शन का एलसीएम लेने वाली बात है। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 12π, 6π और 4π का, और जो आए उसको आप 6ω से डिवाइड कर दीजिएगा, वही आपका आंसर है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो पहले सारे का सारा बेस सेम कर लीजिए, उसके बाद एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और देख रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है, तो वो एसएचएम कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट ले रहे हैं मीन पोजीशन से।
अब मीन पोजीशन से ये पार्टिकल लेट से एक्सट्रीम पोजीशन तक गया। ओके, ये हमारी पॉजिटिव एक्सट्रीम लिख रहा हूं मैं, और इधर हमारे पास नेगेटिव एक्सट्रीम है। अब जरा सी समझिएगा, मैं यहां पे आपको पहले इसका मूवमेंट दिखा दूं। चलिए डिफरेंट कलर यूज कर लें, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये फर्स्ट है, फिर गया पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन, फिर उसके बाद गया नेगेटिव एक्सट्रीम और फिर वापस आया। तो टोटल आपके पास 4 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया है। क्यों किया ये भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को अगर मैं देखूं तो फर्स्ट पार्ट में ये यहां पार्टिकल था, और सर्कुलर मोशन में अगर मैंने देखा तो ये सर्कुलर मोशन में कुछ ऐसे चला गया। इसको मैं कहूंगा नंबर 1, ठीक है। आप में से कोई मुझे बता सकता है ये कितना टाइम होगा? T1 टाइम में इसे कह रहा हूं, T1 मेरा कितना होगा? टोटल टाइम पीरियड T ले सकते हैं आप। टोटल टाइम पीरियड समझ में आया? एक कंप्लीट राउंड का जो टाइम है वो मेरा कैपिटल T है। तो ये टाइम कितना होगा क्वार्टर चलने में? तो आप बड़ी इजीली कह सकते हैं T/4 टाइम, ठीक है। अब देखिएगा मीन पोजीशन से वापस आने में, मीन पोजीशन से वापस आने में फिर कितना टाइम लगेगा? क्योंकि फिर से ये क्वार्टर चला, तो मैं ये कह सकता हूं कि T2 भी मेरा T/4 हो गया। इसी तरह से T3 और T4 ये सब के सब मेरे कितने हो जाएंगे? T/4। कुछ बात समझ में आई? फिर से एक बार, मैंने आपसे कहा कि भाई मेरा पार्टिकल कहां से चला? मीन पोजीशन से चला और एक्सट्रीम पर पहुंच गया। ये दिखाया मैंने आपको ग्रीन कलर से, मीन से चला एक्सट्रीम पे पहुंचा, यानी एक क्वार्टर टर्न लिया उसने। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में ये चला है एक्सट्रीम से और पहुंचा है मीन से। ब्लू कलर से दिखा रहा हूं आपको, ये वाला टाइम अभी भी T/4 लगा, ये टाइम लग गया T/4। ओके, चलिए एक और देखते हैं, येलो कलर देखिएगा। अब कहां चला? मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम, ये T/4 टाइम लगा, क्योंकि 1/4 टर्न कवर कर रहा है। ये बात समझ में आई? और टाइम पीरियड आपको पता है ये हमारा होता है 2π/ओमेगा, अगर हमें एंगुलर स्पीड ओमेगा दी हुई है। तो अगर SHM की फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो गई तो हम क्या लेंगे? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने की टाइम जो है वो T/4। T/4 कितना हो जाएगा बेटा? 2π/ओमेगा डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो आप बाकी सब कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको टाइम पीरियड के टर्म्स में इसे समझ लीजिए। तो ये सारी चीजें सबको क्लियर हो गई? कोई डाउट है तो पूछ लें। तो हमें मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू हुआ और ये, चलिए पहले आपको एक्सट्रीम दिखा दूं, ये एक्सट्रीम है, यहां पे मेरे पास +A पोजीशन है। अब मेरा पार्टिकल बेटा मिड पॉइंट तक आया, A/2 तक, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं, एक टाइम ये है येलो कलर से दिखाया और एक टाइम मैंने आपको ग्रीन कलर से दिखाया। बहुत ध्यान से इसको समझना, इन क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। देखिए डिस्टेंस यहां पे बराबर बराबर है, ये डिस्टेंस भी A/2 है, ये डिस्टेंस भी A/2 है, लेकिन यहां टाइम अलग अलग लगेगा। क्यों अलग अलग लगेगा ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसको करने का तरीका क्या है, आप क्या कीजिए, इस A/2 के हिसाब से देख लीजिए कि आपका पार्टिकल कहां पर है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 क्वेश्चन, तो आपको ये रट जाएंगी चीजें, ठीक है। अब देखिएगा A/2, ये A/2 है और ये A है। आप में से कोई मुझे बता सकता है ये एंगल थीटा क्या हो? हाँ जी, साइन थीटा। साइन थीटा कितना जाएगा? A/2 डिवाइडेड बाई A, तो हाफ आ गया। इसका मतलब थीटा कितना हो गया बेटा? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो π/6 रेडियन आएगा। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। आप जब कहते हो कि आपने A/2 डिस्टेंस कवर किया है,
आपने a/2 डिस्टेंस कवर किया, एक्चुअल में आपने जो एंगल कवर किया है वो π/6 है, ठीक। और मैं यहां लिख देता हूं a/2 के करस्पॉन्डिंग मीन पोजीशन टू a/2 के करस्पॉन्डिंग एंगल जो आपका आ रहा है वो कितना आया, π/6, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं a/2 से आप a गए, a/2 टू a, ये एंगल कितना आएगा। अब ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप सीधे ऐसे देख सकते हो। a/2 से a कितना आ गया बेटा, π/2 माइनस π/6, चेक कीजिए जरा कितना आ रहा है, π/3 आ गया क्या। ओके ओके भाई, 30 डिग्री है ना यार, तो 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब किसमें ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, कौन सी स्पीड कांस्टेंट है, लीनियर स्पीड थोड़ी कांस्टेंट है एसएचएम में। स्पीड जो है आपकी वो ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट नहीं है। वी तो आपकी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ रही है, ठीक। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा। इसको समझने का दूसरा तरीका भी है, मीन पे स्पीड जो है आपकी वो ज्यादा होती है, यहां पर v मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आगे जाएंगे तो स्पीड कम होती जाएगी। तो स्पीड अगर कम होती जाएगी सेम टाइम इंटरवल में, हाँ ये हमने देखा था कि सेम टाइम इंटरवल में अगर स्पीड कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट कम होता है, या सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए, एक इसी तरह के, ये तो मैंने आपको एंगल दिखा दिया, a/2 का याद रहेगा। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बिल्कुल बिल्कुल नोट कीजिए, बिल्कुल नोट कीजिए, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कराते चल रहा हूं। अच्छा, कई बार बेटा अगर आपसे टाइम पीरियड के टर्म्स में ये टाइम पूछ लिया जाए, देखिए बहुत आसान होता है, आपको यूनिटरी मेथड यूज करना है। आप कहोगे 360 डिग्री एंगल चलने पे टाइम पीरियड टी के बराबर का टाइम लगता है, एक टाइम पीरियड लगता है 360 डिग्री। ओके, तो आपसे मैंने कहा भाई 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या है, मीन पोजीशन टू a/2 जाने का टाइम, इतना ही तो एंगल घुमा है, 30 डिग्री में कितना लगेगा, t/360 इंटू 30 यानी t/12। कुछ बात समझ में आई। अच्छा, और अब मैंने आपसे कहा a/2 टू a यानी 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री में कितना लगेगा, t/360 डिग्री इंटू 60, आपने कहा t/6, ठीक। इन दोनों को जरा ऐड करो तो क्या आ जाएगा, ऐड करके 3t/12 यानी t/4 आ गया, क्योंकि 90 डिग्री आप चल गए। बिल्कुल, तो इस तरह से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको डिग्री के टर्म्स में समझाया। मान लीजिए कोई कहे नहीं नहीं सर हमें ओमेगा के टर्म्स में बता दीजिए। अब देखिए, अगर आपको रेडियन में पता है कोई चिंता नहीं, आप क्या करोगे, आपको पता है टाइम इज इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा, तो यहां पे आपका थीटा है π/6, ओमेगा ये टाइम हो गया, ठीक है। हाँ, और 2π/ओमेगा क्या होता है, 2π/ओमेगा आपका टी होता है, तो π/ओमेगा की जगह t/2 रखोगे, t/12 भी तो आ गया। अरे बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो मेथड कर लो। यहां पे देखो, π/3 ओमेगा ये मेरा टाइम हुआ, π/3 ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां देखो ना, टाइम पीरियड हमारा क्या था 2π/ओमेगा, तो π/ओमेगा की वैल्यू t/2 होती है, तो π/ओमेगा की जगह t/2 इंटू 1/3 लिखोगे तो t/6 ही तो आएगा। बस यार, एक बार आप रेडियन में डील कर रहे हो, एक बार आप डिग्री में डील कर रहे हो, कर लो, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा ये वाला मेथड भाई मेरे लिए अलग आसान हो सकता है, आपके लिए अलग, मैंने तो दोनों चीजें आपको बता दी, ठीक है। चलिए, एक तो ये, अब एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है, मान लीजिए फिर से मैं आपको यही सर्कल दिखाऊं,
नेक्स्ट बेटा जो बहुत कॉमन है वो है a/√2 पोजीशन, मीन से a/√2 का डिस्टेंस। ठीक है, अब जरा समझना, ये डिस्टेंस आपको a/√2 दिया गया है और ये डिस्टेंस a दिया गया है। इसका मतलब आपका थीटा जो है, ये एंगल जो आपको थीटा दिख रहा है, ये कितना हो चुका है? आप कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू a/√2/8, तो ये 1/√2 आ गया, यानी आपका थीटा जो है वो 45 डिग्री बन गया। ये बात समझ में आई, हाँ या ना? तो आपने कहा सर 45 डिग्री ये बन गया, इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं मीन पोजीशन से a/√2 जाने का टाइम, x इज इक्वल टू a/√2 तक जाने का टाइम, ये क्या होगा? मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, ये पोजीशन ग्रीन कलर से मैंने आपको दिखाई है। मीन पोजीशन से a/√2 जाने का टाइम, आप कहेंगे सर 45 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू टाइम, तो ये t/8 आएगा। आया सबका? बहुत बढ़िया। अब देखिए इसको चेंज कर रहे हैं, अब a/√2 से a गया, a/√2 से a गया, इसका मतलब फिर कितना डिस्टेंस चला होगा एंगल के टर्म्स में अगर बात करें? हाँ देखिए, सर्कल में ये वाला डिस्टेंस थोड़ी लेना है बेटा, ये डिस्टेंस थोड़ी लेना है आपको। डिस्प्लेसमेंट एसएचएम में यहां है, ये एरो से दिखाया मैंने आपको, ब्लैक कलर के, ब्लू कलर से जो आप देख रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, a/√2 से a गया, बट वो एसएचएम था तो वो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होगा। सर्कुलर मोशन में वो कितना एंगल चल गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री अगर चल गया तो टाइम कितना होगा? अरे t/8। तो a/√2 से a पोजीशन अगर गया तब भी आपका टाइम कितना लगा? t/8। और ये टोटल टाइम कितना हो गया? t/4। चेक करना। ऐसे यार √3/2 वाली पोजीशन देख लेना, 60 डिग्री आएगा। आया समझ में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब इसी को मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लैंग्वेज में ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ठीक, एक क्वेश्चन लैंग्वेज में कर लेते हैं, फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। देखिएगा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। तो हमारे पास एक एग्जांपल है बेटा, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए। एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, एम्पलीट्यूड ए गिवन है। फाइंड टाइम टू रीच फ्रॉम a/2 मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन टू a/√2 ऑन अनदर साइड मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ये अवे फ्रॉम मीन पोजीशन क्या है? देखिए सबसे पहले तो हम इसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने एक पाथ दिखाया आपको, इस पे मीन पोजीशन बना लेते हैं, ये हमारी मीन पोजीशन है। ठीक है, इस मीन पोजीशन पे ये मेरे पास प्लस ए है, ये मेरे पास माइनस है। अब जरा सी समझिएगा, a/√2 की बात करें, a/2 बिल्कुल सेंटर पे होगा, ये मेरे पास a/2 है, पार्टिकल यहां पर है और ये पार्टिकल मूविंग अवे, ये इधर मूव कर रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम मीन। ये समझ में आया? तो a/2 का मतलब पॉजिटिव साइड पे है और अवे जा रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी इस समय पॉजिटिव है। अच्छा जी, अब कहा कि दूसरी पोजीशन जो आपको दी गई है a/√2 ऑन अनदर साइड, तो यहां से आप a/√2 जाएंगे, a/√2 यहां कहीं पे आएगा आपका। ठीक, दूसरी साइड हो गया, यानी ये माइनस a/√2 है। ये प्लस था, इधर प्लस था, दूसरी साइड माइनस a/√2, और इसमें भी क्या कहा गया है? मूविंग अवे, यानी ये इधर जा रहा है। ठीक, तो अगर आप इस पाथ को पूरा पूरा देखें तो आपका पार्टिकल पहले एक्सट्रीम पे गया होगा, फिर वापस मीन पे आया होगा, और उसके बाद फिर a/√2। तो आप चाहें तो इसको 3 पार्ट्स में कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं t1 टाइम। t1 टाइम है a/2 से लेके a तक का, दूसरा आप कह सकते हैं t2 टाइम, जो आपको कंफर्टेबल लगे, मैं सारे मेथड आपको बता दूंगा। और ये आपका t3 टाइम, ये मैं आपको टुकड़ों में करा चुका। मीन से a/√2 आपको पता है, t2 आपको पता है t/4 है, ठीक है, और t1 भी आपको पता है, a/2 से a डिस्टेंस भी मैंने आपको बताया होगा। तो आप कह सकते हैं कि टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3। कुछ ना समझ में आए तो ये तो एक मेथड है ही। ठीक है, अब अगर a/2 नहीं दिया हुआ, मान लीजिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको कैसे करना है? देखिए फिर से मैं वही सर्कल लेके आ रहा हूं। ठीक है,
अब देखिए क्या किया मैंने, ये मेरी मीन पोजीशन और स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा a/2। तो a/2 मैंने सबसे पहले यहां पे एंगल ढूंढा और आपने कहा सर ये एंगल 30 डिग्री कह सकते हैं। चलिए, अब यहां पे आपका पार्टिकल ऐसे जा रहा था, तभी तो ये इधर अवे फ्रॉम मीन आया था। ठीक है, तो चलते हैं जरा पार्टिकल को आगे लेके चलते हैं। अब देखिए दूसरी जो पोजीशन आपको दी गई है, अच्छा कंफ्यूजन कहां होता है वो मैं आपको बता दूं बेटा। देखिए है क्या कि ये वाली पोजीशन भी तो है, ये भी तो आपकी a/2 आएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, दिस टाइम इट इज कमिंग टूवर्ड्स मीन। ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये वापस आ रहा होगा, तो दिस वन इज कमिंग टूवर्ड्स मीन। तो हम अभी ग्रीन वाले में इंटरेस्टेड नहीं है, हम रेड वाले में इंटरेस्टेड हैं, हम उसी की बात करेंगे, तो हम इसको अभी रिमूव कर दें। ठीक है, चलिए अब दूसरे पोजीशन की बात करते हैं। a/√2 यहां कहीं पे आया, a/√2, इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे तो दो पोजीशन आपको दिख रहे हैं, दो ब्लैक डॉट मैंने आपको दिखाया, इनको लिख देता हूं ए और बी। आप में से कोई मुझे बता सकता है ए पे होगा या बी पे होगा? ए पे है या बी पे है? भेजिए मुझे मैसेज। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। आपने कहा सर ये मूविंग अवे दिया हुआ है, मूविंग अवे दिया हुआ है, इसका मतलब देखो देखो देखो, चलो शुरू करते हैं, बताना मुझे। मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूं, ठीक है, ओके, येलो हाइलाइटर यूज कर रहा हूं। देखिए ए से शुरू हुआ, अभी दूर जा रहा है, इस पोजीशन पे आप देख रहे हैं, बी पे वापस आया, अब ये आया, हाँ ये क्या होगा, ये इधर जा रहा है ना, यानी ए पे ही तो जा रहा है, बी पे तो ये वापस आने लगेगा, बी पे ये टुवर्ड्स मीन आ रहा है। बात समझ में आई? तो ये है कहां पर, इसकी पोजीशन या इसकी लोकेशन ए है। फिर से एक बार, मैंने आपसे कहा कि ये ए पे भी हो सकता है, बी पे भी हो सकता है, क्लियर है? ए पे ये इधर जा रहा है बेटा, तो अभी ये दूर जाएगा ना, यहां पे मीन एक्सट्रीम आएगा, तो एक्सट्रीम की ओर जा रहा है, अवे फ्रॉम द मीन, है ना। मीन तो ये पोजीशन है, तो यहां पे कब आएगा, जब बी पे होगा। तो ये रेड वाला देखो, अच्छा रेड मैंने नीचे अलग लगा रखा निशान, ग्रीन वाला देखो, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा डिले, हाँ ये आ गया, ग्रीन आ गया, ओके। ये बी वाली पोजीशन है, रेड वाली पोजीशन a/√2 की समझ में आई? ओके ओके, इसका मतलब आप में से कोई मुझे बताएगा कि मेरा पार्टिकल कितना एंगल घुमा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, आपको दिखा देता हूं, ओके। यहां कहीं पे ये एंगल ऐसे बनेगा, ऐसे करके, ठीक है, हाँ। देखिए मैंने रफली पॉइंट लिए हुए हैं, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। ये कितनों को समझ में आया? a/√2 अभी अभी हमने देखा था 45 डिग्री। चलिए ये एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री, और ये एंगल हमारा कितना होगा, 60 डिग्री। कुछ बात समझ में आई? कुछ लोग कह रहे होंगे सर पहला वाला मेथड ज्यादा अच्छा था, T1 T2 T3 हमें रटे हुए थे, हमने निकाल दिए। नहीं, रटे हुए के लिए तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं आपको कोई भी रैंडम पोजीशन आपको दे दी जाए उसके लिए निकालना बता रहा हूं। बिल्कुल, आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस, इससे ये एंगल निकालना है, और अब आपको देख लेना है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। ईपी और एसपी मैंने लिख दिया, तो टोटल एंगल जो चला वो आपके पास कितना चल गया, 90 + 60 + 45। ये बात समझ में आई? तो 195 डिग्री ये हमारा चल चुका है। इसको अगर हम टाइम पीरियड में निकालें, टाइम निकालें, तो 360 डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई टी, ये हमारा टोटल टाइम आएगा बेटा। कुछ बात समझ में आई? हाँ, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, टोटल एंगल 195 डिग्री हो गया। 195 डिवाइडेड बाई 360 इंटू टी। आप चेक करके देख लो, दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका मेथड हो गया, ठीक है। चलिए एक आपका होमवर्क हो जाता है। होमवर्क में आपको करना है, हाँ आप कितने भी बना सकते हैं बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम
a/2 coming towards mean and a√3/2 अदर साइड इसलिए दे रहा हूं, थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको करने के लिए, ठीक है। आप सेम साइड के लिए भी निकाल सकते हैं, होमवर्क में आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। a/√3/2 अदर साइड मूविंग टुवर्ड्स मीन। ओके, ये लो, दोनों टुवर्ड्स मीन है आपकी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। तो ऐसे कहीं से कहीं की पोजीशन आपको दी जा सकती है, आपको बस अब ये एंगल निकालने पड़ेंगे।